आशा क्लास मैं आपको कैटेगराइज करवा रहा था एक्सपेंसेस के बारे में. सो यू हैव टू कैटेगराइज two types of expenses from your question. The first category is you have to calculate the cost of goods sold amount if if the amount is not given in the question. अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है देन यू हैव टू कैलकुलेट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है अब जरा समझिएगा. मैंने आपको बताया कि वो माल जो आपने बेचा है उसकी कॉस्ट. अब जरा लेट सपोज थोड़ी सी एग्जांपल बता रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए. कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जरा तमाम स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से समझिएगा इसको. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए. एक चाहिए मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगनिंग. जी आपको सबसे पहले चाहिए मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगनिंग. उसके बाद आप जो है उसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे नेट परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज या नेट परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज के लें या गुड्स के लें. उसके बाद आप लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग. अब ये एंडिंग और बिगिनिंग क्या है जरा इसको अच्छे से समझिएगा. मैं आपको लॉजिकल आंसर दे रहा हूं, कोई रट्टा नहीं लगवाऊंगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. सबसे पहले है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग, फिर है नेट परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज और फिर है एंडिंग. अब बिगिनिंग और ये एंडिंग, अब ये पहले ही समझ लें मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग क्या है. हम एक पर्टिकुलर साल में हमने जो गुड्स सोल्ड किए उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. मेरे सेंटेंस को दोबारा सुनिएगा. हम एक पर्टिकुलर एक साल के अंदर जो हमने गुड्स सोल्ड किए उसकी कॉस्ट हम निकाल रहे हैं. अब ये मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग का मतलब ये समझे कि 2020 की हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं, 2020 की, 2020 की. तो 2020 के शुरू में ऑन जनवरी 1 2020 हमारे पास जो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग का मतलब है जो हमारे पास स्टॉक में माल रखा हुआ था. ये मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग का दूसरा नाम है स्टॉक. स्टॉक इन बिगिनिंग एंड स्टॉक इन एंडिंग. जो हमारे पास स्टॉक में माल रखा हुआ था साल के शुरू में पहले दिन जनवरी 1 को 2020 को, वो लेट सपोज 5,000 रुपए का माल था या 2,000 रुपए का माल था. आसानी के लिए समझा रहा हूं. क्या समझ में आया? कितने का माल हमारे पास था साल के शुरू में? 2,000 रुपए का माल स्टार्टिंग में रखा हुआ था जनवरी 1 2020 को. नेट परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज, पूरे साल में हमने गुड्स या मर्चेंडाइज खरीदी. लेट सपोज हमने पूरे साल में जो है वो 8,000 रुपए की 8,000 की मर्चेंडाइज परचेज की. सही है. 2,000 रुपए की हमारे पास साल के शुरू में रखी हुई थी जनवरी 1 को, और पूरे साल के दौरान हमने 8,000 रुपए की मर्चेंडाइज और खरीदी, परचेज की. तो 2 + 8 कितने हो गए? 10,000 सर. 10,000 हो गए. अच्छा, ये 10,000 में से हमें ये पता लगा
कि हमारे पास जो स्टॉक में माल रखा हुआ है वो 4,000 रुपए का अभी भी रखा हुआ है, अभी भी 4,000 रुपए का माल स्टॉक में रखा हुआ है, मौजूद है साल के एंड में दिसंबर 31 को। तो पूरे साल में हमने कितने कितने का माल सेल किया होगा? 6,000 रुपए का सर। 6,000 रुपए का हमने माल सेल किया, ये सही निकाला आपने। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमने माल सेल किया उसकी कॉस्ट 6,000 रुपए आ रही। कहानी समझ में आई आपको? ये सर थोड़ी बहुत आई है। दोबारा से समझा रहा हूँ। ओके, ये जो आपके सामने एक क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,000 रुपए गिवन था ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,000 रुपए गिवन था, ये तो इस क्वेश्चन में गिवन था कितना? 6,000 रुपए यहाँ नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, सही है। सम टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना पड़ता है, और कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए। स्टॉक बिगिनिंग, नेट परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज एंड स्टॉक एंडिंग, 3 चीजें चाहिए। अब दोबारा से इसको सुनिएगा। जो माल आपके पास साल के शुरू में रखा हुआ है 2,000 रुपए का, जनवरी 1 को 8,000 रुपए का आपने पूरे साल में परचेज किया, 2 + 8 कितने हो गए? 10,000। तो इसका मतलब जो साल के शुरू में आपके पास माल 2,000 रुपए का रखा हुआ था, 8,000 रुपए का पूरे साल में परचेज किया आपने, टोटल हो गया 10,000 रुपए का। और आपको किसी ने बताया कि 4,000 रुपए का माल अभी भी हमारे पास एंडिंग में बच गया है, तो कितने का माल आपने सेल किया? 6,000 रुपए का सर। 6,000 रुपए का। तो इसको हम कहेंगे 6,000 रुपए को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आप निकालेंगे। अब सवाल जेहन में आता है कि इस क्वेश्चन में 6,000 रुपए गिवन था, सर ये सारी फिगर आप बिगिनिंग की और स्टॉक और परचेजेस की बिगिनिंग, ये फिगर्स कहाँ से लाए? ये मैंने खुद से अज्यूम की, खुद से बनाई है। असल तो आपको समझाना मकसद है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमारा एक्सपेंस नंबर 1 है, और ये सबसे पहले रेवेन्यू में से एक्सपेंस नंबर 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जिसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? बिजली का बिल है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, ऑफिस की सैलरीज है, और इसी तरह ऑफिस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बिजनेस में जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बन जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा बाकी सारे खर्चे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएंगे। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन के अंदर 1,500 रुपए प्रॉफिट निकला है। अब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ये तो इनकम स्टेटमेंट का हमने स्ट्रक्चर समझा है, अब हम इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर बना रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर बनाने के लिए मुझे फॉर्मेट बनाना होगा। इनकम स्टेटमेंट कहाँ बनी? चलिए यहाँ पर हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट।
अच्छा, सबसे पहले आपने ये फॉर्मेट बनाना है। इस फॉर्मेट में जरा देखिएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर लिखना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, हैंड आउट का प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी का नाम चाहिए। कंपनी का नाम गिवन है अल मुख्तार कंपनी, सही है, अल मुख्तार कंपनी। अल मुख्तार कंपनी, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? यस जी सर। सर। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ इसको। जी, अब ज्यादा बेहतर होगा ना। अच्छा, आपने क्या बनाना है, सबसे पहले एक हेडिंग लगानी है अल मुख्तार कंपनी की, उसके बाद सेकंड हेडिंग लगानी है इनकम स्टेटमेंट की, और थर्ड हेडिंग लगानी है पीरियड एंडेड दिसंबर 31st। इसमें कहा क्या था, दिसंबर 31st 2000 एंड क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट भी लिखा हुआ है, ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2014। 2014 सही हो गया। उसके बाद आपने टोटल जो है वो 3 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम? जी स्टूडेंट, जरा 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम जिसमें आप टाइटल्स लिखेंगे और 2 कॉलम अमाउंट्स के कॉलम होंगे, सही है। अच्छा, अमाउंट्स के 2 कॉलम क्यों बना रहा हूं मैं, जरा कोई बताएगा? ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम नहीं है, अमाउंट्स के 2 कॉलम है, कोई बताएगा ये अमाउंट्स के 2 कॉलम क्यों है? सर इसमें एक में हम टोटल लिखते हैं और एक में हम डेबिट की जो इंडिविजुअल अमाउंट्स होती हैं वो लिखते हैं। डेबिट नहीं, एक में हम कैलकुलेशंस करते हैं और सेकंड कॉलम में उसका फाइनल आंसर लिखते हैं। कैलकुलेशन एक कॉलम में जी होती है सर। और उसका जो आंसर आता है, जो उसका सम आता है, वो सेकंड कॉलम में लिखते हैं, सही है, यही करते हैं। अच्छा, अब हमने अभी क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो कहाँ सॉल्व किया, वो हमने कहाँ सॉल्व किया अभी? तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया अभी, सही है। अच्छा, अब इसको तो भूल जाए हम, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास, हमें रिक्वायर्ड है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमारे पास एक गिवन है सेल्स रेवेन्यू के नाम से 14,100, क्वेश्चन में भी गिवन है। क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन से ही बनाते हैं ताकि आपको आसानी हो, आपको क्वेश्चन से बनाना होगा। अब फॉर्मेट के थ्रू बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल्स रेवेन्यू गिवन है 14,100 गिवन है। गया शीट क्यों गायब हो गई? हाँ, सबसे पहले हमारे पास सेल्स रेवेन्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो हमें रेवेन्यू रिक्वायर्ड है, कोई भी रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 14,100। 14,100 इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, सेल्स रेवेन्यू में से एक्सपेंस नंबर 1 माइनस करना है। एक्सपेंस नंबर 1 क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम लेस करेंगे, लेस का मतलब है माइनस, सही है ना, और इधर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज एक्सपेंस नंबर 1। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है वो लिखी हुई है 6,000 रुपीज, सही है, यही थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आपने सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट है लेकिन ग्रॉस है, इसमें से और भी चीजें माइनस होंगी, सही है। सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास आंसर में?
ग्रोस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा और एक्सपेंस माइनस करने हैं, जिसको हम एक्सपेंस का नाम देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये आपने हेडिंग लगा देनी है, लेस लिख के ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग लगा देनी है। वो क्यों? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक नहीं है, एक से ज्यादा है। जैसे सेल सैलरीज है, ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। कितने एक्सपेंस है टोटल? ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको बिजनेस को चलाने के लिए सैलरीज है, ऑफिस का किराया है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, ऑफिस सप्लाईज का खर्चा है, डेप्रिसिएशन का खर्चा है। ये सारे खर्चे हैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो इन तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कॉपी कर लें आप आपके इस शीट पर। ये सबसे पहले आप करेंगे सेल सैलरीज एक्सपेंस, उसके बाद करेंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, उसके बाद है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, उसके बाद है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, इन तमाम के तमाम एक्सपेंसेस की जो अमाउंट है उसको मैं लिखूंगा अच्छा, सेल सप्लाईज एक्सपेंस की वैल्यू है 3000 रुपए, ऑफिस रेंट एक्सपेंस की वैल्यू है 1200 रुपए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की वैल्यू है 1000 और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस की वैल्यू है 400 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट है 1000। इसको मैंने इस कॉलम में क्यों लिखा? तमाम एक्सपेंस को, तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैंने पहले कॉलम में मैंने इसलिए लिखा कि इसका जो सम है इसकी कैलकुलेशन फर्स्ट कॉलम में करूंगा, लेकिन जो इसका सम आंसर आएगा ना वो मैं सेकंड कॉलम में लिखूंगा। तो इन सब का जो सम करूंगा या टोटल करूंगा तो ये टोटल आएगा 6600। अच्छा, ये 6600 को मैं माइनस में लिखूंगा और इसको कहूंगा टोटल, इसके सामने लिखूंगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जरा इस कॉलम को फोकस कीजिएगा, ये जो सेकंड कॉलम है ना उसको फोकस कीजिएगा। इसमें मैंने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए? एक तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू लिखा है, सेल्स रेवेन्यू में से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1500 और ये 1500 को मैं क्या कहूंगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। जी स्टूडेंट्स, ये इनकम स्टेटमेंट हमने बना ली। किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछें। ये प्रॉपर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है पूरा फॉर्मेट के साथ। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखी थी ना, वो कहाँ सीखी थी हमने? हाँ, वो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, ये वाला। एनी कंफ्यूजन? सर एक कंफ्यूजन है। बोले। सर जो हमने लास्ट लेक्चर में जो बनाई थी वो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे आप या ये वाली? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, दो तरह के बिजनेस, बल्कि तीन तरह के बिजनेस होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस।
मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। बिजनेस की 3 टाइप कौन कौन सी होती है? एक सर्विस बिजनेस, एक ट्रेडिंग बिजनेस और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं वो क्या करते हैं? सेल करते हैं कुछ या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बैंक्स? सर बैंक्स क्या बैंक्स भी करते हैं? सर्विस। सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो हॉस्पिटल्स, सर हॉस्पिटल सर्विस यूनिवर्सिटीज, सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सही है। तो ये सर्विस बिजनेस कर रही होती है। जो लास्ट क्लास में हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी वो सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, सही है। और ट्रेडिंग बिजनेस ये होता है जिसमें माल परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? माल को सेल कर रहे हैं कस्टमर को, और जो खरीदा है वो उतने का खरीदा है। या ये ट्रेडिंग, ये जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है वो ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाई है। और एक तीसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाने आनी चाहिए और ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाने आनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर सिर्फ इनकम स्टेटमेंट अलग अलग बनती है या बैलेंस शीट भी अलग अलग बनती है? नहीं, बैलेंस शीट तीनों की एक ही बनती है, एक ही तरीके से बनती है। यूं तो इनकम स्टेटमेंट का भी कॉन्सेप्ट वही है, एक ही है, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो। कॉन्सेप्ट तीनों में सेम है। इनकम स्टेटमेंट का क्या सेम है? अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करने, और अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट, नेगेटिव आ रहा है तो लॉस। The concepts are similar if you are doing service business, trading business or manufacturing business. The concepts same. The concepts are same. जी सकलेन, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेरीज? नो सर समझ आ गया सर बिल्कुल। ट्रेडिंग बिजनेस में, सर्विस बिजनेस में तो बहुत आसान है, अपने रेवेन्यू लिखने और रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देने, वहां कोई कैटेगरीज नहीं है। यहाँ पर दो कैटेगरीज है एक्सपेंस की, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से। बस क्या आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तो मैं करवाऊंगा नहीं, अभी सिलेबस में भी नहीं है, आपके कोर्स आउटलाइन में नहीं है। जी क्लियर हो गई? अब हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए। अच्छा, बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कंप्लीट बैलेंस शीट का जो है ना स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूँ, जरा देखिएगा। कंप्लीट बैलेंस शीट स्क्रीन पर विजिबल है या नहीं? जी सर विजिबल है। सही, एक मिनट में इसको, अच्छा आप जरा देखिएगा। इस पूरी बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले तो कंपनी का नाम आ जाएगा, उसके बाद एक नंबर 2 पे जो हेडिंग आएगी वो आएगी बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट की जगह बैलेंस शीट आएगी यहाँ पर हेडिंग, सही है। हेडिंग का तो मसला नहीं है ना, ये 3 हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए बस। उसके बाद ये 2 पोर्शन है। अब दोनों पोर्शन को मैं थोड़ा अलग अलग कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि ये क्लियर हो जाए पोर्शन में क्या क्या चीजें हैं। ये 2 पोर्शन आपको समझ में आ जाएंगे ना, बैलेंस शीट आपको समझ में आ जाएगी। और बैलेंस शीट तो इजी है,
अब आपको ये समझ में आ जाएगी बैलेंस शीट। जी बैलेंस शीट के दो पोर्शन समझ में नजर आ रहे हैं आप लोगों को? मैंने हाईलाइट कर दिए, कलर लगा दिए ताकि आपको हाईलाइट में समझ में आ जाए कि ये दो पोर्शन क्या है। आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि आपके लायबिलिटीज और इक्विटीज को सम करें तो आप वो एसेट्स के इक्वल होंगे। याद है आप लोगों को? चैप्टर नंबर 1 स्टार्टिंग क्लास, फर्स्ट या सेकंड क्लास थी हमारी। आपकी लायबिलिटीज और इक्विटीज को सम कर दो तो वो एसेट्स के बराबर हो जाएंगी। बिल्कुल सेम काम हमने यहाँ पर किया है। बिल्कुल सेम काम हमने यहाँ पर किया है कि हमारी एसेट्स के एक पोर्शन हमने बना दिया एसेट्स का और एक पोर्शन हमने बना दिया लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का। अब ये लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी का जो सम आएगा ना, जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके एसेट्स के इक्वल होगा। उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट, यानी आपकी बैलेंस शीट इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। जितने एसेट्स हैं उतने ही आपके पास लायबिलिटीज एंड ओनर्स, जितने एसेट्स हैं उतने ही आपके पास लायबिलिटीज एंड इक्विटीज हैं। सही है? अब देखिए इसका जो आखिर में आंसर आ रहा है, दोनों साइड का आंसर देखिएगा, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं। ये देखिएगा यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है एसेट साइड का आखिरी में 203500 और इस साइड का आंसर कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, 2 लाख सेम आ रहा है ना। तो ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। जितनी आपकी लायबिलिटी और इक्विटी है उतना ही आपका एसेट होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने ऊपर हेडिंग लगानी है इस साइड। आप जब बनाएंगे ना इसको तो आप बनाएंगे आपके नोटबुक या आपके रजिस्टर में या आपके पेपर में, जो पेपर में आप इसको बनाएंगे बैलेंस शीट को, तो 2 फ्रंट पेज यूज कीजिएगा। ठीक है, 2 सामने वाले जो पेजेस होते हैं उनको इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 2 आगे पीछे वाले पेजेस इस्तेमाल कीजिएगा। एक फ्रंट पेज पर आप बनाइएगा एसेट्स और दूसरे फ्रंट पेज पे आप लिखिएगा लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। सही है? अब पहले एसेट साइड देखते हैं। एसेट्स में आपके पास 2 कैटेगरीज हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जब हमारी क्लास के शुरू में बता दिया है, दूसरी या तीसरी क्लास में आपको। क्या एसेट्स आर कैटेगराइज, एसेट्स जो है वो कैटेगराइज होते हैं एक करंट एसेट्स के तौर पर, एक नॉन करंट एसेट्स के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 हेडिंग लगानी है, एक करंट एसेट्स की और एक नॉन करंट एसेट्स की। सीक्वेंस में पहले करंट एसेट्स की हेडिंग लगेगी, फिर नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग लगेगी। उसके बाद आपने करंट एसेट्स, क्वेश्चन के अंदर जितने भी करंट एसेट्स हैं ना उनको लिस्ट डाउन कर देना है। लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास कैश इन हैंड गिवन है तो ये कैश इन हैंड की वैल्यू लिख देनी है, कैश इन हैंड। ये कैश एट बैंक, उसकी वैल्यू लिख देनी है। अच्छा, मैंने ये इस तरफ भी 2 कॉलम बनाए अमाउंट के, इस तरफ भी 2 कॉलम बनाए। वही कॉलम बनाने का मकसद आपको समझ में आ गया ना, क्यों बना रहा हूँ 2 कॉलम? जी स्टूडेंट्स, ये 2 कॉलम क्यों बना रहा हूँ अमाउंट के? जी सर, एक कैलकुलेशन के लिए और एक सम के फाइनल, हाँ सम आंसर। तो इसमें कैश इन हैंड आपका करंट एसेट्स है वो आपने लिख दिया, बैंक कैश एट बैंक आपका करंट एसेट्स है वो लिख दिया आपने। ये ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल है, इसको एक ही बात, इसको हम कह देते हैं ट्रेड रिसीवेबल कह देते हैं या अकाउंट रिसीवेबल कह देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू लिख दी। उस ट्रेड रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस करेंगे। 40 में से 4000 माइनस किया, क्या आंसर आया? 36,000 सर। अच्छा, ये ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है, ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस क्यों किया? अलाउंस फॉर बैड डेट्स मतलब यूं समझो इन शॉर्ट कि ये 40,000 रुपए की उधारी है जो आपको कस्टमर से लेनी है। 4,000 रुपए हम एस्टिमेट कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि ये उधारी हमें नहीं मिलेगी, इसको हम कहते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब है उधारी ना मिलने का चांस, अनरिकवरेबल अमाउंट। You sold goods to customer rupees 40,000 and it might be कि 4,000 आपको रिकवर्ड नहीं कर सके। होता है ना, बहुत सारी कुछ उधारी होती है, कुछ पैसे रिसीव हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं।
तो यहाँ पर आपको जो अंदाजा है कि आपको ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, काफी अरसे से ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसको आप अलाउंस फॉर बेड डेट्स का पार्ट बना देते हो। तो अलाउंस फॉर बेड डेट समझ में आ गया आपको, 4000 माइनस करेंगे तो ये 40,000 की उधारी है, जिसमें से 36,000 आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कमीशन रिसीवेबल, रिसीवेबल कोई भी हो, ट्रेड रिसीवेबल हो, अकाउंट्स रिसीवेबल हो, कमीशन रिसीवेबल हो, या आपका करंट एसेट है। उसके बाद है ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस की स्टेशनरी आइटम्स है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक, जो माल आपके साल के आखिर में आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो, और प्रीपेड कोई भी हो, ये तमाम चीजें आपकी करंट एसेट्स है, उसको आपने पहले कॉलम में लिख देना है, फर्स्ट कॉलम में। और इस तमाम करंट एसेट्स का टोटल करेंगे तो उसको आप किस कॉलम में लिखेंगे? तमाम आप करंट एसेट्स का टोटल करेंगे तो उसको आप किस कॉलम में लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। और उसके टोटल को कहां लिखेंगे? सेकंड कॉलम में लिखेंगे। और इसके सामने क्या लिखेंगे? टोटल ऑफ करंट एसेट्स। जी, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? आगे चलूं? यस सर। उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे नॉन करंट एसेट्स की, क्योंकि आपके पास दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट में नॉर्मली आपके पास क्वेश्चन में फर्नीचर गिवन होगा, मशीनरी गिवन होगी, और इस तरह की चीजें गिवन होगी, ऑफिस इक्विपमेंट गिवन होगा। तो आपने नॉन करंट एसेट्स की जो है, फर्नीचर गिवन है तो उसकी अमाउंट लिखनी है, ऑफिस इक्विपमेंट गिवन है तो उसकी अमाउंट लिखनी है। उसमें से ये माइनस करना है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या चीज है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कोई बताएगा क्या है अलाउंस फॉर? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या चीज है? सर वो आपने बताया था कि अगर कोई चीज हमने खरीदी है और कुछ सालों बाद उसकी कीमत कम हो गई है तो वो उसकी कीमत में से माइनस हो जाएगी, इस तरह वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम माइनस कर लेंगे। हाँ, लेट सपोज अगर 2015 में या 2018 में, सपोज कर लें 2018 में आपने एक मोबाइल खरीदा है और उस मोबाइल की कीमत थी 40,000, 40,000, आप लोगों की एग्जांपल ले रहा हूँ। 40,000 का आपने मोबाइल खरीदा है, 2019 में खरीदा है सपोज। आज कितने साल हो गए? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मोबाइल को। क्या आज भी 40,000 रुपए उस मोबाइल के मिलेंगे आपको मार्केट में बेचने जाएंगे तो? नो सर। नो सर। आज उसकी वैल्यू कम होगी। मार्केट वैल्यू में नहीं कह रहा हूँ, नए मोबाइल की, आपके वाले मोबाइल की जो 40,000 का आपने खरीदा था, वो 40,000 रुपए में सेल हो जाएगा? 40,000 का सेल हो नो जाएगा? सर। नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो ये एसेट की वैल्यू जितनी डिक्रीज होती है ना डे बाय डे, उसको हम कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यानी अगर आपने फर्नीचर, इस क्वेश्चन में फर्नीचर लिखा हुआ है 40,000 रुपए, उसमें से ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर माइनस कर देना, यानी 4,500 रुपए से उसकी वैल्यू डिक्रीज होगा। ये अंदाजन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको निकालना नहीं होगा। ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन होगी, गिवन है, ठीक है, तो ये माइनस कर दें। इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट 35,000 का भी गिवन होगा, उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें 7,000 का, तो 28,000 आ गया। अच्छा, जब आपने नॉन करंट एसेट्स का टोटल किया तो कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं। नॉन करंट एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 63,500। 63,500। हाँ, तो ये नॉन करंट एसेट्स का टोटल और करंट एसेट्स का टोटल, ये दो टोटल आपने सेकंड कॉलम में लिखने हैं बस। करंट एसेट्स की कैलकुलेशन और नॉन करंट एसेट्स की कैलकुलेशन आपको कॉलम नंबर 1 में करनी है, और जो इसका सम आएगा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का जो सम आएगा वो आपको सेकंड कॉलम में लिखना है। अब इन दोनों सम को आप फाइनल सम करेंगे तो आंसर आएगा 203,500, बिकॉज टोटल एसेट्स आ जाएगा आपके पास। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स का सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 203,500, दैट इज द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड, आपको क्वेश्चन के अंदर से करंट एसेट्स निकालने और नॉन करंट एसेट्स निकालने, उन दोनों को कैटेगराइज करके यहाँ पर लिखना है और उन दोनों को सम करना है, बस। ये एसेट साइड हो गई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है एसेट साइड में? नो सर। नहीं। अच्छा, अब आ जाए लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटीज और इक्विटी साइड है, ये लाइबिलिटीज भी है और इक्विटीज भी है। अब आपको पता है कि लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये भी आपको बता चुका हूं मैं। और इक्विटी दो तरह की नहीं होती, इक्विटी एक ही होती है, इक्विटी इक्विटी। तो यहाँ पर कितनी हेडिंग्स लगेंगी? इस साइड पर, उस साइड पर दो हेडिंग्स थी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स।
इस साइड पर कितनी हेडिंग्स होंगी? 3 सर। 3 हेडिंग्स होंगी। करंट लायबिलिटीज की हेडिंग होगी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की हेडिंग होगी और इक्विटीज की हेडिंग होगी। सही है? अच्छा, जो क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटीज है उस करंट लायबिलिटीज की हेडिंग के नीचे लिखते हैं उसकी वैल्यू, लेकिन कॉलम कौन से कॉलम में उसकी अमाउंट लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम में? जी सर। करंट लायबिलिटीज जो क्वेश्चन में गिवन है वो करंट लायबिलिटीज की हेडिंग के अंदर लिखेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज होती है? अकाउंट्स पेएबल है, सैलरीज पेएबल है, रेंट पेएबल है, अनअर्न्ड कमीशन है, 10% नोट्स पेएबल है। ये सारी की सारी करंट लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जिसे हम कहते हैं। इसका सब तमाम की तमाम अमाउंट आप कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। और इसका जो सम करेंगे वो हम कहाँ लिखेंगे? सेकंड कॉलम में लिखेंगे। और इसको हम कहेंगे टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। ये पहली हेडिंग का टोटल हो गया। दूसरी हेडिंग हम लगाएंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का जो भी क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी उसको हम कॉलम नंबर 1 में लिख देंगे और इसका जो सम होगा वो कॉलम नंबर 2 में आएगा। तो टोटल करंट लायबिलिटीज आपके पास हो गई 39,000 की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई आपके पास 31,000 की। और ओनर इक्विटी का जो सम आ रहा है वो हो गया 1,33,000। अब इन तीनों हेडिंग्स के जो सम है उसको आपने टोटल करेंगे तो वो आपका आ जाएगा टोटल इक्विटीज या टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज आ जाएगा और वो एसेट्स के बराबर होगा। आपने करंट, लॉन्ग टर्म और इक्विटीज इन तीनों हेडिंग्स का सम किया और तीनों के सम को जो आंसर आया वो आया 203,500 which is equal to the amount of assets। ये एसेट्स के अमाउंट के इक्वल है। आप लोग अभी काम करें, ये बैलेंस शीट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और वो क्वेश्चन भी आपके साथ मैं ग्रुप पर शेयर कर रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट लेके। आप लोग क्या करें, 10 मिनट का ब्रेक लें और ये 10 मिनट के ब्रेक के अंदर ये बैलेंस शीट बना के दिखाएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 की, प्रॉब्लम नंबर 1 की हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली है, आप लोग बैलेंस शीट बना के दिखाएं मुझे। ठीक है, 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम सेशन 3 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह।